हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पर हम 14th जेपीएससी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हर दिन हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, ये 5 दिन कर चुके हैं, ये छठा दिन है। ठीक, इस 5 दिन में क्या किया हमने कि 4 क्वेश्चन जो 4 डेज में हमने पेपर 3 के 4 क्वेश्चन किए हैं, सर ने कराए हैं आपको। एक पेपर चौथे दिन, ये 4 दिन हुए। 5वें दिन क्या हुआ कि पेपर 4 का एक क्वेश्चन हुआ है, सर दूसरे सर ने कराया है पेपर 4 के लिए। आज ये छठा दिन है। इस दिन पेपर 6 का हम एक क्वेश्चन देखेंगे, एक सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे पूरे इस 15-20 मिनट के वीडियो में। ठीक, समझेंगे कि अप्रोच क्या है। बस हम स्टडी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं क्वेश्चन की, नहीं। हम बस देखेंगे कि ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए मेंस में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ठीक, सिर्फ हमारा यही काम है। और जिनके पेपर कंप्लीट है, ऑब्वियसली जिन्होंने तैयारी कर रखी है पूरी, उनके लिए तो है ही। जिन्होंने अभी स्टार्ट की है उनको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें कि एक बार मेंस के लिए अभ्यस्त हो सके, मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अभी हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा होता है कि बहुत लोग सोचते हैं अच्छा प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर हम मेंस के लिए हम देखेंगे। तो उस 2.5-3 महीने में जो मिलता है प्रीलिम्स के बाद मेंस के बीच में जो गैप होता है वो बहुत अब स्टार्ट करने के लिए नहीं सही होता है। स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम ये है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, नहीं आया हुआ है जेपीएससी का, 14 जेपीएससी का। उससे पहले हम थोड़े से मेंस से हैबिट में आ जाए हमारे मेंस में। ऐसा नहीं हो कि प्रीलिम्स पास कर गए और पता चला मेंस का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो उसी ऑर्डर में हमने ये जो सीरीज का हमारा नाम है संकल्प सीरीज, हम संकल्प ले रहे हैं कि अभी से हम शुरू कर देंगे क्या मेंस को हैंड टैकल करना। ठीक, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत हैवी अपने ऊपर लोड ले लिया। एक 1 क्वेश्चन अ डे करेंगे, हर एक पेपर से 1 क्वेश्चन अ डे करेंगे। ठीक, तो उससे पहले बस जरा सा आपको बेसिक एक राउंड अप कर दिया जाए कि सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस जेपीएससी का क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 6 कंपलसरी पेपर होंगे, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जिसमें पेपर 1 जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का है, ये 100 नंबर का है। ये 100 नंबर का है, जिसमें मतलब कि 50 नंबर जो है हिंदी का होगा और 50 नंबर इंग्लिश का होगा। 50-50 नंबर दोनों के होंगे एक ही पेपर में। ठीक, इसमें आपको ये मेरिट में नहीं काउंट होगा, सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। और ओवरऑल जो 100 नंबर है उसमें से आपको मिनिमम 30 नंबर पाने हैं पास होने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि इसको मेरिट में काउंटिंग नहीं होगी। अब आता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का नाम है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। क्या नाम है पेपर सेकंड का? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये कितने नंबर का? 150 नंबर का। ये मेरिट में काउंट होगा। अब से पेपर 2 से और पेपर 6 तक जितने पेपर हैं, 5 पेपर हैं, वो सारे क्या होंगे, मेरिट में काउंट किए जाएंगे। यानी कि अब आपको ऐसा परफॉर्म करना है कि इससे आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 1 से मेरिट नहीं बन रही थी, पेपर 2 से मेरिट बनेगी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इसमें से 15 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से एक आपको ऑप्ट करना है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, बंगाली। आप जाकर देखिए, वो सारे सिलेबस हमने डिटेल अपने ऐप पर दे रखा है। ये हमारा ऐप है, ऐप दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ये ऐप दिखाई देगा, सिलेक्ट सिविल्स हमारा। एक सेकंड, ये है सिलेक्ट सिविल्स, जाइए प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। ठीक, तो वहां पर जाइए, हमने डिटेल सिलेबस मेंशन कर रखा है। ओके, तो ये पेपर सेकंड हो गया। 15 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। 150 नंबर का होगा। उसका लिटरेचर भी पूछेगा, ग्रामर भी पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, डिटेल में पूछेगा। अब आते हैं पेपर थर्ड। पेपर थर्ड इज सोशल साइंस। पेपर थर्ड का नाम है सोशल साइंस, जिसमें आएगा आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, सब टोटल। ये कितने नंबर का होगा? अब जो सारे पेपर हैं वो 200 नंबर के होंगे। यानी पेपर 3 कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का। पेपर 4 कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का। पेपर 5 भी वैसे ही 200 मार्क्स का। पेपर 6 भी 200 मार्क्स का। आज हम यही पेपर 6 का एक क्वेश्चन देखेंगे। पेपर 6 का नाम है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। यानी कि आप जनरल साइंस पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। ओके, तो अब ये तो हमारा बेसिक सिलेबस है। सिलेबस का एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई मतलब नहीं अगर सिलेबस ही नहीं जान रहे हैं। तो ये 6 पेपर हो गए, यानी कि कुल मिलाकर जो है ये 950 मार्क्स का क्या होगा आपका, इसमें से आपकी मेरिट बनेगी। 950 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी। और अभी से हम मेंस के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाए रखेंगे, तो बाद में हमको ऐसा नहीं होगा प्रीलिम्स के टाइम में हमें डर लगना शुरू हो जाएगा कि मेंस का क्या करना। अभी तो मेंस कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी आप नोटिफिकेशन नहीं आया उसी वक्त अगर मेंस को देखते हैं तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के टाइम में आसानी हो जाएगी। और प्रीलिम्स के बाद जो अगर आप पास कर जाते हैं प्रीलिम्स, तो जो गैप मिलता है उसमें भी आपको एक बाकियों से एक सफिशिएंट एज रहेगा, बाकियों से निश्चित सफिशिएंट एज रहेगा। आप पूरे यूट्यूब पर देखिए, सभी लोग अभी प्रीलिम्स कर रहे हैं। अभी तो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं है, हालांकि श्योर है कि इसी साल दिसंबर के पहले ही वो प्रीलिम्स 14 जेपीएससी का हो जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। 14 जेपीएससी दिसंबर, हद से हद दिसंबर लास्ट तक जाएगा, उससे पहले ही हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास ठीक ठाक टाइम है कि थोड़ा सा हम मेंस को क्या करें,
अभी से अभ्यस्त हो जाए, अभी से हैबिट में आ जाए हमारे मेंस। प्रीलिम्स तो हम करेंगे ही, ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़ेंगे ही, पर थोड़ा सा इसी ऑर्डर में हमारी इस संकल्प बैच का यही टारगेट है कि आपको एक हैबिट मिला दिया जाए, ठीक। तो थोड़ा सा और डिटेलिंग है जो पेपर 6 का, मैंने वो तो वैसे ही है, वो तो हम यहाँ पे मैंने आपको 6 पेपर्स को इन जनरल बताया। अब पेपर जो छठा नंबर है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि उसमें आता क्या है। उसमें क्या आता है, उसमें 5 टॉपिक आते हैं। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, मेडिसिन वगैरह थोड़ा सा। एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे चौथे टॉपिक में। और पांचवें टॉपिक में साइंस एंड टेक डेवलपमेंट। यहाँ भी साइंस पूछा जाएगा, लेकिन किससे रिलेटेड होगा, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट जीपीटी वगैरह आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मिसाइल से कोई रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, डीआरडीओ कोई मिशन लॉन्च कर रहा है। जैसे आपने देखा ना, कल ही एक निसार नाम का एक जो है रेडार लॉन्च किया है नासा और इसरो ने मिल करके। वो अब तक का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट लॉन्च किया है, नासा और इसरो ने मिलकर लॉन्च किया है। तो उसके बारे में पूछ सकता है कि ये कौन सा सैटेलाइट है, इसका काम क्या है, ठीक। और इस तरीके से, यानी कि यहाँ जो 5th टॉपिक में साइंस पूछेगा वो टेक से रिलेटेड पूछेगा, ओके, कि एआई का यूज़ क्या हो सकता है, नुकसान क्या है, फायदे क्या है, ऐसे लिखवा लेगा, कुछ करके आपसे पूछेगा, ठीक। फिजिकल साइंस में अब डिटेल देख लेते हैं। फिजिकल साइंस में क्या है, बेसिक नॉलेज पूछेगा किसका, जो यूनिट्स होते हैं, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है, उसी तरीके से सेंटीमीटर ग्राम होता है। फिर सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में पूछेगा आपसे, बेसिक स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, जो ये 12th तक के थोड़े से न्यूमेरिकल भी पूछेगा आपसे थोड़ा बहुत। ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है इसका, उसमें न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है, तो वो भी हम सारे देखेंगे, ठीक। कवर्स। और अगला टॉपिक क्या है कि जो सोलर सिस्टम है, कि सोलर सिस्टम के बारे में, प्लैनेट के बारे में पूछ सकता है। और अगला क्या है, कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कंसर्निंग साउंड, साउंड के बारे में, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंफ्रासोनिक। देखिए यहाँ लिखा है ना इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, कहीं पे मेंशन नहीं किया होता, ऐसे ही डाल देते हैं जनरल नाम और फिर पूछ लेते हैं। यहाँ पे तो स्पेशली मेंशन किया हुआ इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। और आप देखेंगे डिट्टो यही क्वेश्चन ही पूछा हुआ, आज हम यही क्वेश्चन देखेंगे, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। तो यानी कि सिलेबस जो आपका कंप्लीटली होलिस्टिक है, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में मेंशन नहीं है वो पूछेगा ही नहीं, जो शब्द मेंशन नहीं है सिलेबस में, वर्ड, टॉपिक छोड़िए, अगर वर्ड वो मेंशन नहीं है तो वो नहीं पूछेगा। अगर इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक लिखा है ना तो ये पूछेगा, इसके अलावा और कोई और साउंड होता है उसके बारे में नहीं पूछेगा। तो यानी कि हमें वर्ड बाय वर्ड सिलेबस को क्या करना है कि याद रखना है, मन में हमेशा हमारे सिलेबस चलते रहना चाहिए। जैसे लाइफ साइंस है, आपको बताया ना, जो पेपर 6 है उसका 6 पार्ट में बचा हुआ, उसमें दूसरा पार्ट क्या है, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में लिविंग वर्ड, सेल स्ट्रक्चर, तो डायरेक्ट वो सेल का स्ट्रक्चर पूछ लेगा आपसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताइए, दोनों में अंतर बताइए, ऐसे करके डायरेक्ट यहीं से शब्द, मतलब डिट्टो वर्ड टू वर्ड यहाँ से पूछ लेगा वो, ठीक। जैसे पूछ रहा है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बताइए, तो वो डायरेक्ट डार्विन की थ्योरी पूछ लेगा आपसे नाम लेकर के। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पूछ लेगा, ऑब्वियसली वो डार्विन की ही थ्योरी है। एग्रीकल्चरल साइंस ऐसे ही है। और उसी तरीके से ये लास्ट टॉपिक था शायद एग्रीकल्चरल साइंस ना। और साइंस एंड टेक डेवलपमेंट से आपको बताया ही कि क्या पूछेगा, जो करंट में साइंस में जो डेवलपमेंट चल रहा है, ओके। ये उसी तरीके से इन्वायरमेंटल साइंस है, उसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब उसमें क्या है देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कंसर्निंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन न्यूक्लियर पॉलिसीज़, जो हमारे परमाणु तकनीकें हैं, परमाणु जो हमारी पॉलिसी है परमाणु की, एटम बॉम्ब की, वो उसके बारे में पूछेगा। प्लान्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू मेट द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द कंट्री, एनर्जी डिमांड्स है जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं हमारी, उनके बारे में। इसी तरीके से ये सिलेबस है, आप जाके हमारे ऐप पर देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, ठीक। व्हाट शुड बी द अप्रोच, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, मेंस के किसी क्वेश्चन को। अब देखिए दो चीजें हैं, बाकी जो पेपर हैं वो तो जनरल नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, जनरल नेचर के हैं, ठीक, ऐसे टाइप के हैं। जो पेपर 6 है वो स्पेसिफिक नेचर का है, मतलब आपको फैक्चुअल, स्पेसिफिक नेचर का मतलब होता है कि वो फैक्चुअल है, ठीक। आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस फैक्ट बेस्ड है ना, साइंस तो ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिविटी तो कुछ होती नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जो आंसर है उसका वही आंसर है, आपको बना के बहुत चांस नहीं रहता है, जो आप पढ़ के आए वही लिखना होता है, ठीक। तो पेपर 6 को डील करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दो चीज देखेंगे, दो चीजें देखनी होती है, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे ही क्वेश्चन दिखा आपको दो चीजें, पेपर 6 में जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें आपको दो चीज देखनी है। पहली चीज कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट मुझे पता है कि नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट मुझे पता है कि नहीं, अगर हाँ तब हमें सेकंड स्टेप पर आना। दो स्टेप है, टू थिंग्स का मतलब दो स्टेप, टू स्टेप प्रोसेस है। पहला फैक्ट मुझे पता है, अगर उसका आंसर है यस तो हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या है,
अब हमारा अप्रोच क्या होगा? अप्रोच का मतलब क्या है कि हम स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे क्वेश्चन की, आंसर की, सॉरी, आंसर हमारा स्ट्रक्चर्ड कैसे होगा। हमें सारा फैक्ट पता है पर हम सारा लिखने नहीं जा रहे हैं, लिमिटेड है। 32 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 32 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अभी वो देखेंगे। तो उसमें मैक्सिमम वर्डिंग जो 800 वर्ड, 800 शब्दों में लिखना है। तो इसका मतलब इस 800 शब्द को हमें पार नहीं करना, इससे हम कम 500 में भी खत्म कर सकते हैं, 400 में भी खत्म कर सकते हैं, बस यहाँ 750 में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें बस 800 को पार नहीं करना। वर्ड लिमिट ध्यान रखना है, ठीक। ये आपके लिए बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। क्यों वर्ड लिमिट को पार करें? जिससे जितना पूछ रहा उतना ही आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले देखना है फैक्ट, और फिर सेकंड स्टेप पे आना कि स्ट्रक्चर कैसे करना है, कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे हमको उसकी मेन बॉडी लिखनी है। यानी कि किसी आंसर का 2-3 पार्ट है। देखिए, सबसे पहले उसको आपको इंट्रो देना है। इंट्रो सबसे बढ़िया होना चाहिए, ठीक। इंट्रो में गड़बड़ी, कोई गलती इंट्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए। बीच में आप गलती कर दीजिए, थोड़ी ग्रामर गलत कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, फैक्ट भी यहाँ तक कि गलत अलाउ हो सकता है 1-2, लेकिन इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं। फिर आप उसके मेन बॉडी पर आएंगे, जो उसका मेन बॉडी है, जो चीज़ पूछी जा रही है उसके बारे में आएंगे। यानी कि पहले इंट्रो दिया। इंट्रो जनरल होता है। इंट्रो कैसा होता है? जनरल नेचर का होता है। ये बताने के लिए कि आपको उस विषय का एक संपूर्ण ज्ञान है, ठीक। उस विषय का, उस टॉपिक का एक संपूर्ण ज्ञान है। अब मेन बॉडी, मेन बॉडी में उस टॉपिक से जो चीज एग्जैक्टली पूछी है उसके बारे में बताना, ठीक। फिर उसके बाद से हमको कंक्लूजन, बस। उसके अलावा किसी क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। जिस तरीके से आप 8th क्लास में आंसर लिखते थे, इंट्रोडक्शन देते थे, उसका मेन बॉडी लिखते थे और कंक्लूजन कर देते थे 2 लाइन का, 3 लाइन का। इंट्रोडक्शन 4 लाइन का कर दिया, 5 लाइन का कर दिया, कंक्लूजन 6-7 लाइन का कर दिया, मेन बॉडी लिख दिया 15-20 लाइन का, कहानी खत्म। इतने में आपको, इतना अगर हर क्वेश्चन में कर दिया, आप रैंक 1 ला सकते हैं। सिर्फ इतना ही करना हर क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक। हमें क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आना। अच्छा, दूसरा टॉप, जैसे मैंने आपको बताया ना 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या है? फैक्ट। अगर फैक्ट पता है आपको तब तो ये करेंगे। अच्छा, फैक्ट अगर नहीं पता आपको, सपोज करिए आप सुना ही नहीं है कहीं क्वेश्चन, तो बाकी पेपर में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि साइंस फैक्चुअल होता है, अगर वो नहीं पता है तो फिर दिक्कतें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप पर आते हैं कि कम से कम हम इसमें जो स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं वो बढ़िया से बढ़िया करें। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? अगर फैक्ट ही नहीं पता है, मान लीजिए एकदम नहीं पता, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता है तब हम इस पर ध्यान देंगे कि हमारी स्ट्रक्चरिंग अच्छे से अच्छी हो सके, ठीक। उसमें हम कहीं बेसिक, उसमें जैसे अब मेन बॉडी में जो भी हम बात बता रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। कंक्लूजन हम परफेक्ट लिखे हैं, क्योंकि हमें फैक्ट नहीं पता है। तो हमें अपनी आंसर राइटिंग स्किल दिखानी है। हमको क्या करनी है? राइटिंग स्किल तब दिखानी है, ठीक। कि हम कुछ भी, अगर हम, वो ये भी चेक कर रहा है, वो आपकी वो सिचुएशन को भी चेक कर रहा है एग्जाम की, क्या होगा अगर आपको चीजें नहीं पता तो भी आप कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जितना क्वेश्चन आ रहा है सब पता होता है। कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको झोल झाल करना पड़ता है, आपको टीचर को बेवकूफ बनाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करके। जहां आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं, वहां आप अगर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ले आ रहे हैं, 15-10 नंबर ले आ रहे हैं, तो वो आपका एडवांटेज ही तो है। छोड़ना नहीं है हमें, ठीक। तो धीरे धीरे हम देखेंगे, अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस धीरे धीरे सीखेंगे। 1 क्वेश्चन अ डे कर रहे हैं ना। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, उसके बाद से, ठीक। इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी, कंक्लूजन है। ये हमारा हर आंसर में यही हमारा ऑर्डर होगा। उसके बाद हमें फैक्ट। अब फैक्ट कहाँ से पता चलेंगे? फैक्ट हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। हम सिलेबस को एकदम घोल के पी जाएंगे, उसके एक एक वर्ड को नेट से, किताब से, कहीं से भी उसको अगर मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज करना सबसे बढ़िया, ठीक। समझा तो अलग है, आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक। 5 पेपर को, 6ठे पेपर को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको सोचने का वहां टाइम नहीं मिलेगा। 3 घंटे का टाइम होता है, सोचने जाएंगे तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छूट गया तो कहानी खत्म, ठीक है। ये बेसिक आइडिया बस। अब आते हैं सीधा डायरेक्ट हम, ये आपको सिलेबस बताया, ये डिटेल सिलेबस है पेपर 6 का। अब आते हैं, जैसे आपको दिखा देता हूं मैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या है? अ साइक्लिस्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, ही कंप्लीट्स 2 रिवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स, एवरेज वेलोसिटी। दिख रहा है ना ये शब्द? अब देखिए सिलेबस जरा देखिए तो, सिलेबस में क्या लिखा है, किसके बारे में पूछ रहा है? वेलोसिटी। दिख रहा है ना सिलेबस में? वेलोसिटी शब्द है, वेलोसिटी पूछ लिया। अगला देखिए, देखिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस और क्वेश्चन में कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं कि सिलेबस हवा में है। अगला क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट दिख रहा है ना? अब यहाँ देखिए, सीजीएस यूनिट दिखा कि नहीं? सिलेबस में था, क्वेश्चन में था। अगला फिर एक और देखते हैं, इज द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड इज डबल। फिर यूनिट के बारे में पूछ लिया, सीजीएस यूनिट, यहाँ भी यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये देखिए, अब आप कहेंगे ये कहाँ मेंशन है, ये देखिए, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सोलर सिस्टम में भी आ सकता है या यूनिट में भी आ सकता है,
जैसे आप सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो सन की ग्रेविटी पढ़ेंगे ना, तो कैपिटल जी पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक, अगला कहाँ पर है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बायो से हो गए, जब बायो वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक, और आते हैं, जब बायो मतलब लाइफ साइंसेज, बायो मतलब क्या चीज, लाइफ साइंसेज। जब लाइफ साइंसेज के क्वेश्चन करेंगे, अभी हम फिजिकल साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं, फिजिकल साइंस के। ठीक, ये आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव भी आते हैं सब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक, अब आते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं वो ये है, व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, नेम द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड्स इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियां क्या है। अपश्रव्य मतलब इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है पराश्रव्य। प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखिए, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इन स्रोतों का नाम लिखिए। पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसकी विशेषताओं यानी कि क्वालिटीज क्या है, और अल्ट्रासोनिक का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में। देखिए कितना क्लियर कट क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों क्लियर कट है, क्योंकि ये दोनों शब्द मेंशन है, इंफ्रासोनिक स्पेसिफिकली मेंशन है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक सिलेबस में मेंशन है। और जो सिलेबस में मेंशन है शब्द, यानी कि जो सिलेबस में दिया हुआ डिट्टो उसी से पूछ लिया हुआ। तो अगर हम सिलेबस पढ़ के सिलेबस के एक एक टॉपिक का हम दो दो पेज का आंसर लिख लें हर एक टॉपिक पर, तो हमारा ये हो जाएगा। ये आप जाएंगे अगर 8th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे, 8th क्लास की 7th क्लास की एनसीईआरटी, आईसीएससी बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, किसी भी आपने स्टेट बोर्ड की उठाएंगे, तो इसमें 8th क्लास में ये आंसर लिखा हुआ है और वही आंसर आपको लिख देना। और जितना आप छोटे क्लास का जितना सिंपल आंसर लिखेंगे, ज्यादा कलाकारी नहीं दिखाएंगे, उतना बढ़िया होगा। सिर्फ आपको 8th क्लास के लेवल का आंसर लिखना। आपको भाषा सही रखनी है, कठिन भाषा चुनने जाएंगे ग्रामर गलत हो जाएगा, फालतू का नंबर कट जाएगा। सब कुछ सही है, पता चला स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, नंबर कट गया। तो हमें अप्रोच क्या रखना है, सिंपल अप्रोच करना रखना है कि कक्षा 8 10 9 का बच्चा जैसे लिखता है वैसे लिखना। ठीक, हमें समझा देना है कि चीजें हमें आ रही हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि करते कैसे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन लिया हुआ है जो हमें करना है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य पराश्रव्य ध्वनियां क्या होती हैं। नेम द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनियों के स्रोतों के नाम लिखिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य ध्वनियों की विशेषताओं और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। अब ध्यान से पढ़ना है कि किसकी विशेषता, किसके उपयोग और किसके स्रोतों का नाम पूछ रहा है। देखिए अपश्रव्य ध्वनियों के स्रोतों का नाम पूछ रहा है, लेकिन पराश्रव्य ध्वनियों की विशेषताओं और अनुप्रयोगों का नाम पूछ रहा है। ठीक, और डेफिनेशन दोनों की पूछ रही है। तो सबसे पहले यानी कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, क्यों फैक्चुअल है, क्योंकि आपको पराश्रव्य और अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड होती क्या है यही नहीं पता है, तो कहानी खत्म। अब आप क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में, कुछ कर लेंगे। अगर ये फैक्चुअल बात आपको नहीं पता है कि एक्चुअली में होती क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं, खत्म कहानी। अब लेकिन यहाँ पर आप अनुप्रयोग वगैरह कहीं सुन रखा है दाया बाया, तो वो लिख सकते हैं 1 2 नंबर 4 नंबर गेन करने के लिए। तो इसीलिए आपको फैक्चुअल तैयार होना चाहिए। अब अगर फैक्चुअल तैयार है, हम मान के चल रहे हैं कि आज तैयार है हमारा, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। अब यहाँ अगर इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले पकड़ेंगे वो जनरल शब्द क्या है जिसके बारे में पूछ रहा है। तो एक्चुअली में जनरल शब्द है साउंड, ध्वनि के बारे में पूछ रहा है। और कैसी ध्वनि के बारे में पूछ रहा है, अपश्रव्य और पराश्रव्य। तो इनको बताने से पहले हमको किसको बताना पड़ेगा, ध्वनि के बारे में। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि एक हम जनरल एक धागा एक मेन लाइन तो पकड़ेंगे ना, मेन लाइन क्या है, साउंड। अब साउंड को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे, तब हम किस पर जाएंगे, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक पर। ठीक, तो समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, साउंड को तो बताना ही पड़ेगा ना। तो यहां से हम एक आंसर शुरू करते हैं, इस पेज से एक्चुअली यहीं से शुरू कर देते हैं, एक से ये यहां से हम शुरू करते हैं आंसर। ठीक, ओके, यहां से आंसर शुरू करेंगे और कहां से शुरू करेंगे, साउंड से। ओके, तो ठीक है, यहां से आंसर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि साउंड के बारे में, लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साउंड के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। साउंड इज अ, सिर्फ पॉइंटर दे रहा हूं मैं आपको, साउंड इज अ प्रेशर वेव। क्या है, प्रेशर वेव। ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं कि साउंड इज ऑल्सो अ मैकेनिकल वेव। ठीक, ये आप मन में सोच रहे हैं, आप लिखेंगे कैसे कि साउंड इज अ प्रेशर वेव, ब्रैकेट में मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, दैट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट।
यानी कि चलने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ तक कि ये साउंड के बारे में बेसिक बेसिक आपने बातें बता दी। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हमको याद करना है, रिकॉल करना है कि क्या और हो सकता है साउंड के बारे में। तो उस रिकॉल के आधार पर हम आंसर करते हैं, धीरे धीरे आंसर बिल्ड करते हैं। ओके ओके, तो आपको समझ रहे हैं क्या क्या करना है, साउंड के बारे में थोड़ा सा और बताना है। ठीक, अब साउंड को हमने बता दिया कि दैट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट, चलने के लिए क्या जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। ठीक, उसके बाद से आप चाहें तो साउंड को क्या कर सकते हैं, साउंड का एक पिक्चर वगैरह कुछ बना देंगे कि क्या होगा कि साउंड कैसे मूव, चूंकि प्रेशर वेव है तो प्रेशर वेव में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ कंट्रैक्शन है, साउंड वेव ऐसे चलती है। ठीक, और थोड़ी दूर पे क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, थोड़ी दूर पे जैसे वो वेव होती है, लाइट वेव होती है, कैसे होती है, क्रस्ट आता है, ट्रफ आता है ना, यहाँ पर गया सबसे हाई में, फिर लो हुआ, फिर हाई हुआ, फिर लो हुआ। ठीक, ये कैसी वेव है, लाइट वेव है। लेकिन साउंड वेव ऐसे चलती है कि यहाँ प्रेशर, यहाँ कंट्रैक्शन हो, बहुत चिपक चिपक के, फिर यहाँ दूर हो गई, यहाँ दूर दूर है, फिर यहाँ क्या है, और पास पास, एकदम पास पास हो गई। ठीक, कुछ भी आप पिक्चर ड्रॉ कर देंगे तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन होता है। ओके, सिर्फ वैल्यू एडिशन करने के लिए। अब यहाँ कंट्रैक्शन हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ, कंट्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ क्या होगा, रेयर, फिर दूर दूर हो जाएंगी। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब दो कंसेक्यूटिव कंट्रैक्शन के बीच को वेवलेंथ को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। इसको क्या बोल देंगे, साउंड की वेवलेंथ। ये वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन में। ये हो गया ना, ये साउंड वेव। सपोज करते हैं ये एक स्पीकर है, यहाँ से आवाज निकल रही है। ठीक, इस स्पीकर से साउंड निकल रही है और कैसे ट्रेवल कर रही है, कंट्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन। और इसको बोलते हैं जहां दूर दूर है प्रेशर वेव, यहाँ बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। अब ये चीजें हैं क्या, ये सब एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल ही हैं। अगर एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल ना हो तो साउंड वेव चल ही नहीं पाएगी। इसीलिए इनको चलने के लिए क्या जरूरत होती है, मीडियम। ये अणु और ये जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं किसके, एटमॉस्फेयर के, जो वातावरण है उसके अणु, यहाँ पर पास पास है, यहाँ पर दूर दूर है, यहाँ पास पास है, यहाँ दूर दूर है। तो इस तरीके से क्या हो रही है, आवाज आगे बढ़ रही है। अब ये दो क्रमागत जो कंट्रैक्शन है, जो दो क्रमागत कंट्रैक्शन या जो ये दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, उस साउंड की वेवलेंथ बोलते हैं। आप थोड़ा सा और लिख देते हैं, आप थोड़ा सा और कुछ बातें बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी। ठीक, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं, वी ऐसी उसी तरीके से क्या होती है, वेलोसिटी होती है किसकी, साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, वी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। ये सब बता सकते हैं कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब इतना इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, थोड़ा सा और बता सकते हैं आप, थोड़ा सा और एक दो लाइन कि ऑन द बेसिस ऑफ, अब चूंकि कहां से आया है अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक, वो कहां से आया, फ्रीक्वेंसी से। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, कह सकते हैं कैटेगरीज। ठीक, अब आप चाहें तो डायरेक्ट लिखें या चाहें तो आप ऐसे कर दें, एक ये जो फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया आपने ना। तो सबसे पहली कैटेगरी है इंफ्रासोनिक। सबसे पहली कैटेगरी क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक किसके बारे में बता रहे हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। उसके अलावा क्या होती है, ऑडिबल साउंड। और फिर क्या होती है, अल्ट्रासोनिक। अब देखिए ये सब आपने कर दिया, पैराग्राफ की जगह एक कहीं कहीं पैराग्राफ लिखा है, कहीं कहीं पे आपने ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया। तो उससे क्या होगा, वैल्यू एडिशन हो रहा है। कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी रहती है दूसरों से थोड़ा बहुत अलग, और ये सिंपल भी है। 2-3 लाइन की जगह ये 10 लाइन आप लिखने से बढ़िया है कि ये लिख दें आप। तो आप अब उसके आप टेक्निकल बातें लिख दें। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी, जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है किससे, 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो वो साउंड क्या होगी, इंफ्रासोनिक होगी। ऑडिबल साउंड क्या होगी, अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो आवाज क्या होगी, ऑडिबल। ये ध्वनियां हम सुन सकते हैं, ये ध्वनियों को हम सुन सकते हैं, इन ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते हैं, इनको हम नहीं सुन सकते। ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, ज्यादा है किससे, 20,000 हर्ट्ज से। 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो ऑडिबल साउंड जो हमें सुनाई देती है एज अ ह्यूमन। और 20 किलो हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है तो क्या हो जाएंगे, वो अल्ट्रासोनिक। अब यानी कि जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उनमें से इन दो के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के बारे में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पूछा हुआ है, सबसे पहले पूछा हुआ है, एक सेकंड फिर से क्वेश्चन पर आते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सबसे पहले पूछा हुआ है, ये तो हमने बता दिया, अब अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियां, बेसिक इंट्रोडक्शन कर दिया। अब पूछ रहा है कि अपश्रव्य ध्वनियों यानी कि इंफ्रासोनिक के बारे में। ओके, तो अब लिखते हैं। आपने यहां बता दिया ना कि हम थोड़ा सा चाहें तो एक दो लाइन और ऐड कर दिया। अब चूंकि फैक्ट आपको पता है तो इंफ्रासोनिक के बारे में
एक दो लाइन और ऐड कर दीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक आपने शुरू में ही बता दिया कि इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो चाहे तो आप एक बार और मेंशन कर दीजिए, बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। एक और लाइन लिख दीजिए, कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। ह्यूमन के कान जो है इनको नहीं सुन सकते हैं। ठीक, ये लिख दिया आपने। अब और क्या लिखना है, ये बेसिक डिफिनेशन हो गया। अब और इसके अलावा और कुछ परिभाषा है ही नहीं, किसी किताब में नहीं, कहीं नहीं। अब सीधा हम किस पर आते हैं, अगला पॉइंट, सोर्सेज क्या है। सोर्सेज, और वो भी कहाँ पे, नेचर में। नेचर में इसके सोर्सेज बताने हैं आपको, तो चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिखिए, चाहे तो आप पॉइंटर फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि एक जनरल में कि नेचुरल डिजास्टर जब होते हैं, डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तब अब क्या निकलती हैं, इंफ्रासोनिक। जैसे नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, अर्थक्वेक के टाइम पे भी क्या आती हैं, इंफ्रासोनिक वेव आती हैं। वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक आप चाहें तो पॉइंटर फॉर्म में लिखिए, वोल्केनिक इरप्शन होता है तब आती हैं। जब वोल्केनो फटता है तो भी इंफ्रासोनिक हमें सुनाई नहीं देता है। बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफ्रासोनिक निकल, ऑडिबल भी निकलती हैं। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सुनाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको क्या निकलता है, इंफ्रासोनिक भी निकलता है। इंफ्रासोनिक वेव साउंड निकलती है, तो वो भी लिखना है। आप लिख सकते हैं जब मीट्रोलॉजिकल सोर्सेज हैं, मीट्रियोलॉजिकल, जैसे कोई उल्का पिंड वगैरह गिरता है ना धरती पे, तो भी अल्ट्रासोनिक सुनाई, ऑडिबल तो साउंड निकलती है, इंफ्रासोनिक भी निकलती है। ठीक, मीट्रोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे मौसम वगैरह से, तो थंडरस्टॉर्म जब बिजली कड़कती है, एक सेकेंड, थंडरस्टॉर्म थंडर स्टॉर्म जब होता है तो होती है लाइटनिंग होती है। ठीक, इस तरीके से बेसिक बातें, आप एक दो फैक्ट यहाँ पे बता दिया। फिर कुछ जैसे बायोलॉजिकल सोर्सेज से भी, बायोलॉजिकल सोर्सेज जितना हो सके आप, जो आपको पता है, एक दो लाइन कुछ ना कुछ। अब इसमें ज्यादा कहानी नहीं निकली है, बस इतना मेंशन कर दिया, एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ अर्थक्वेक से निकलती है, इसको पता है, वोल्केनिक इरप्शन से निकलती है, ठीक है, इसको पता है, मीटरोलॉजिकल सोर्सेज भी इसको पता है कि थंडरस्टॉर्म बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, जो चमकती है बिजली। थंडरस्टॉर्म मतलब होता है बिजली का कड़कना, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली का चमकना, साउंड के साथ जो होता है ये वो थंडरस्टॉर्म होता है। जब और जो बिजली निकलती है, रोशनी दिखती है, वो क्या होती है, लाइटनिंग होती है। बायोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है, जैसे वेल्स और एलिफेंट, कुछ जानवर होते हैं, वेल्स और एलिफेंट्स, ये कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासोनिक साउंड निकालते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड हमें नहीं सुनाई देता, लेकिन उनको सुनाई देता है। ऐसे ही जिराफ वगैरह में भी ऐसा पाया जाता है कि जिराफ में और राइनोसोरस में, जो राइनो वगैरह है, अब राइनोसोरस की स्पेलिंग नहीं आ रही है ना, तो राइनो छोड़ दीजिए आप, गलत स्पेलिंग नहीं करनी है हमको। ठीक, उसी तरीके से कुछ एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज से भी निकलता है, एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज, उनके बारे में हमको लिख देना है। ठीक, जैसे मीटियोर्स वगैरह अर्थ से गिरते हैं, अभी आपको पीछे बताया, मीटियोर से भी क्या निकलती है, इंफ्रासोनिक वेव्स या पराशर तरंगे। उस बस इतना, अब उसके अलावा कुछ नहीं है। अब सीधा किस पर आ जाते हैं, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक का काम खत्म, अब है अल्ट्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक का क्या पूछ रखा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पर जाते हैं। अल्ट्रासोनिक का पूछ रखा है इन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक बताइए, यानी कि उसके गुण बताइए, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं बताइए, और एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग बताइए। तो आते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, फिर क्या बताएंगे, एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको बताया है कि अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज, यूनिट टेंस 100,000, 20,000 हर्ट्ज होती है। तो यानी कि ये लिख सकते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हम लिख सकते हैं कि हाई एनर्जी होती है। ठीक, यानी कि बहुत हाई एनर्जी है, तो कहीं एप्लीकेशन भी इसका इस तरीके से होगा। ये चूंकि इतनी हाई एनर्जी होती है और इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए क्या चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ट्रैवल इन, आपको दिख रहा है ना, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये हम क्या लिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक किसकी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, पेनिट्रेशन भेज सकती हैं, पेनिट्रेशन पावर हाई होता है इनका, पेनिट्रेशन पावर हाई होता है। सॉलिड और लिक्विड में क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसीलिए अब हम देखेंगे किडनी स्टोन वगैरह तोड़ने के लिए इनका यूज होता है। ठीक, और उसके अलावा इनमें एको प्रॉपर्टी होती है, जैसे एको होता है ना, वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक है। और ऑब्वियसली अल्ट्रासोनिक है, तो नॉन ऑडिबल है, किसको, ह्यूमंस को।
यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ऐसे ही एक दो पॉइंट ऐड करते जाना है, नॉन ऑडिबल टू ह्यूमंस। ठीक, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लाइन बढ़ा रहे हैं और सही भी लिख रहे हैं। अब आते हैं सीधा एप्लीकेशन पर। ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसके अलावा और कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और है तो आप एग्जाम के टाइम में रिकॉल नहीं कर सकते हैं। हम रियलिस्टिक चीजें लेके चल रहे हैं जो रिकॉल हो सकें। एप्लीकेशन आप लिखने हैं, ठीक। एप्लीकेशन कहाँ पर, आप सोच सकिए कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, मेडिकल में हो सकता है, इंडस्ट्री में हो सकता है। तो पहले कुछ भी करके पहले डाल दीजिए मेडिकल में, ऐसे डाल दिया मेडिकल एप्लीकेशंस, फिर एक चार्ट बना दिया, बीच में चार्ट गायब था ना, एक फिर बीच में डाल दिया ऐसे ही, मेडिकल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब वो देखेगा ना एग्जामिनर, तो उसको थोड़ा सा लगेगा कि अच्छा एक पैटर्न पर नहीं चल रहा। मेडिकल एप्लीकेशन हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया, और कोई एप्लीकेशन आप सोच सकते हैं तो जैसे नेविगेशन वगैरह में, तो यहाँ डाल दिया नेविगेशन एंड डिटेक्शन, क्योंकि सोनार वगैरह होता है, हमको पता है सोनार वगैरह किस पे, अल्ट्रासोनिक साउंड पे ही काम करता है। ठीक, और ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, अदर लोकेशन, अदर लोकेशन। अब क्या करते हैं कि एक एक को ले लेते हैं। ठीक, तो मेडिकल एप्लीकेशन हेडिंग डाल दिया, मेडिकल एप्लीकेशन। आप चाहते तो यहीं से शुरू करते, लेकिन इतना छोटा सा काम करने से आप दूसरों से अलग हो गए। ये बहुत जरूरी है कि एक दो लाइन वाइन खींच दीजिए। आजकल एग्जामिनर के मन में बड़ा बैठा हुआ है कि लाइन खींचा हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है यूपीएससी टाइप में, चीजें वही लिखी हुई हैं, लेकिन नंबर यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो मेडिकल एप्लीकेशन में कहाँ लिख सकते हैं आप, सोचिए मेडिकल एप्लीकेशन में कहाँ हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड में तो अल्ट्रासाउंड लिखा ही है, तो वो हो सकता है। उसी तरीके से कार्डियोग्राफी में होता है, कार्डियोग्राफी, कार्डियो मतलब होता है, क्या होता है, हार्ट, और ग्राफी मतलब उसको ट्रेस करना। तो हार्ट की स्टडी किसका यूज करके, अल्ट्रासाउंड वेव का, अल्ट्रासाउंड का यूज करके। ठीक, उसके अलावा सर्जरी में यूज कर सकते हैं, मेडिकल पर्पज है ना, तो सर्जरी में यूज कर सकते हैं। किसका, कैटरेक्ट वगैरह, जिसके आप मम्मी पापा या किसी के दादा दादी के मोतियाबिंद हुआ होगा, तो इसी से ठीक होता है, कैटरेक्ट सर्जरी लिख दिया। एक ही सर्जरी पता है, एक ही लिखा, कुछ और पता है तो लिखा, नहीं तो नहीं लिखा। ठीक, उसके अलावा अब मेडिकल हो गया, तो उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसी तरीके से नेविगेशन एंड डिटेक्शन, उसी तरीके से क्या कर देंगे, जो अदर सोर्सेज हैं उससे। फिर ये एक दो पेज में लिखा यहाँ तक, इन्हीं सब के बारे में, किसके बारे में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, नेविगेशन, अदर लोकेशन। चूंकि वीडियो बड़ी हो रही तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ आप लिख लेंगे। एक मॉडल आंसर मैंने पीछे तैयार करके दिया हुआ है, अभी देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आएंगे, सबसे जरूरी है क्या है, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन में, अब कंक्लूजन कहाँ से आता है, कंक्लूजन यही जो लिखा है इसको समरी को बोलते हैं। अब चूंकि क्या है, अब कंक्लूजन सोचते हैं, जरा देखिए क्या पूछा हो, साउंड के बारे में पूछा हो तो कंक्लूजन में कुछ साउंड को बता देंगे कि साउंड का ये यूज है, और फिर अब स्पेसिफिकली किसके बारे में बता देंगे, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक के बारे में बता देंगे, और बीच बीच में क्या नेचुरल डिजास्टर वगैरह आया था उसका कुछ लाइन लिख देंगे, समझ रहे हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ इस पॉइंट, चूंकि यहाँ अभी तो मैं करा दूंगा, अभी किताब खोल के आप बैठेंगे कर लेंगे सब कुछ, किताब में सब कुछ आसान लग रहा है, लेकिन वहां पर एग्जाम हॉल में जा करके वो प्रेशर, जो आई हुई चीजें भूल जाएंगे। एबीसीडी लिखवाया जाए और आपको डर रहे एग्जाम में फेल होने का, तो आप एबीसीडी भूल जाएंगे। समझ, कहने का मतलब एबीसीडी तो नहीं भूलेंगे, सरल से सरल चीजें आप भूल सकते हैं। ठीक, तो क्या करना है कि किसी तरीके से मेंटेन रखना है, काम पोस्चर मेंटेन रखना है। ठीक, यहाँ पे बाकी लिखेगा, यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे कि नेचुरल इकोसिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ फैंसी वर्ड यूज करके हम कर देंगे। और ओवरऑल क्या करेंगे कि एक हमारा जनरल इंप्रेशन क्या होना चाहिए, जनरल इंप्रेशन कैसा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल, सिंपल होना चाहिए, लेस मिस्टेक्स, लेस या फ्यू मिस्टेक्स होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स तो एकदम नहीं होनी चाहिए। ठीक, कि पता चला अल्ट्रासोनिक का वो पूछा था कैरेक्टरिस्टिक, अल्ट्रासोनिक का कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक किसका पूछा था, अल्ट्रासोनिक का, और यूजेस पूछा था अल्ट्रासोनिक का। और इंफ्रासोनिक का क्या पूछा था, वो इंफ्रासोनिक का क्या पूछा था, वो नेचुरल सोर्सेस पूछा था, नेचुरल सोर्सेस। अब पता चला आप अल्ट्रासोनिक का नेचुरल सोर्सेस लिखा है, इंफ्रासोनिक का यूजेस लिखा है, तो ये क्या सिली मिस्टेक या ब्लंडर है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लंडर। ब्लंडर करके नहीं आना है। ठीक, सिंपल रखना है, काम कंपोज रखना है। ठीक, ये आपका मॉडल आंसर है। ठीक, यहाँ पे मॉडल आंसर लिखा हुआ है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी में यूज होता है, इंफ्रासोनिक वेव के बारे में बताया है। अब सोर्सेज क्या है इंफ्रासोनिक के, नेचुरल डिजास्टर, जियो फिजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल सोर्सेज। अब देखिए, अब ये नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, किताब से, मैं किताब से देखकर लिखा हूँ, अब तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन वहां सोच करके लिखने में, ये 8th की किताब से है, 8th की बुक से, 8th क्लास की बुक से है ये। ठीक, लेकिन 8th क्लास की बुक का 2 पेज आपको याद करने में हालत खराब हो जाएगी, याद तो कर लेंगे, वहां जाएंगे भूल जाएंगे।
ठीक। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज है, उसी तरीके से अल्ट्रासोनिक साउंड है, करेक्टरिस्टिक लिख दिया अल्ट्रासोनिक साउंड का, ठीक। ये करेक्टरिस्टिक ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड की डिफिनीशन वगैरह लिख ली, एप्लीकेशन बता दिया अल्ट्रासोनिक साउंड का, ठीक। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, नेविगेशन डिटेक्शन में क्या है, सोनार होता है, ठीक। रेडार यूज, जो निसार वगैरह सेटेलाइट है उसमें यूज किया गया है, ठीक। उस सेम आंसर किस में है, हिंदी में है। हिंदी में देख लेते हैं, अपश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, आपको पता है, मैकेनिकल वेव है, जो माध्यम के कणों के कंपन से उत्पन्न होती है। मनुष्य सामान्यतः 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकता है, यानी कि इससे छोटी और इससे बड़ी ध्वनियों को नहीं सुन सकता। तो ये आपने बता दिया। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं, अपश्रव्य, और 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं। अब देखिए हिंदी में थोड़ा सा वैसे आंसर एनसीईआरटी में उस तरीके से मुझे नहीं मिला, ये खुद से ही सोच के किया। अपश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को अपश्रव्य कहलाती हैं, मानव अनुभव से सुनाई नहीं देती हैं। प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनियों के स्रोत क्या हैं, अपश्रव्य ध्वनियों के क्या स्रोत हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, मौसम संबंधी स्रोत हैं, भूवैज्ञानिक क्रियाएं हैं, जैविक स्रोत हैं। जैविक स्रोत जैसे हाथी, व्हेल आदि जानवर अपश्रव्य ध्वनियों से लंबी दूरी तक संचार करते हैं। जिराफ और गैंडे भी इन तरंगों का उपयोग करते हैं। खगोलीय स्रोत, उल्कापिंडों का वायुमंडल में प्रवेश, जब उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या निकलती है, अपश्रव्य ध्वनियाँ निकलती हैं। उसी तरीके से इनके बारे में पराश्रव्य ध्वनियों की विशेषताएं बताई, क्या बताएं कि उनकी उच्च आवृत्ति और छोटी तरंग दैर्घ्य होती है। जिनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एफ। जो लैम्डा बड़ा होगा तो एफ छोटा होगा, जब एफ बड़ा होगा तो लैम्डा छोटा होगा, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक। अधिक ऊर्जा है, बहुत हाई एनर्जी होती है, इसीलिए इनका योग काटने, वेल्डिंग, सफाई करने में यूज होता है। ये डायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन सीधी रेखा में चलती हैं। ये पेनिट्रेशन पावर इनकी हाई होती है। प्रतिबिंब और प्रतिध्वनि होती है, एको वाला जो प्रॉपर्टी बताया, ठीक। मानव कान हेतु अपश्रव्य होती हैं, यानी पूर्णतः मौन होती है, हमें एकदम नहीं सुनाई देता। पराश्रव्य ध्वनियों के उपयोग हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। तो ये है, ठीक। ये कंप्लीट एक क्वेश्चन हुआ डे 6, क्वेश्चन 1 हुआ डे 6 का, ठीक है। थोड़ा सा आप जाइए, ये हम संकल्प सीरीज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, 1 डे 1 क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सिलेक्ट सिविल्स हमारा चैनल है, तो एक सेकंड, और ये हमारा है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ जाइए कॉन्टैक्ट करिए। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमने हमारे ऐप पर जाइए और एक मिनिमम अमाउंट में आपको कंप्लीट मेंस का जो है, पूरे कहीं पर भी इतना सस्ता नहीं होगा, हम पूरा मेंस आपको तैयार करा रहे हैं। जैसे मंथन है, इसमें आपको 40 टेस्ट वगैरह मिलेंगे, ठीक, जिसका मॉडल आंसर दिया जाएगा आपको और आपका मूल्यांकन किया जाएगा, मॉडल आंसर और इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक। उसी तरीके से संवाद करके एक सीरीज है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, बाइलिंगुअल है। इसमें क्या मिलेगा आपको, जो मॉडल आंसर की जगह यहाँ तो सिर्फ पीडीएफ मिल रहा है, यहाँ पर आपको वीडियो का पूरा लेक्चर मिलेगा, वीडियो व्याख्यान जो लिखा हुआ है, वीडियो लेक्चर मिलेंगे उसको। फिर मॉडल आंसर तो मिलेगा ही आपको, फिर मूल्यांकन होगा आपका, ध्यान से मूल्यांकन किया जाएगा, आपका इवैल्यूएशन बढ़िया से किया जाएगा। उसके अलावा संपूर्ण है, ये संपूर्ण उनके लिए जिन्होंने अभी तक पहली बार वो बीपीएससी जेपीएससी को सोच रहे हैं, ठीक। झारखंड पीसीएस के बारे में पहली बार सोच रहे हैं, ये उनके लिए जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट या कुछ कहीं कर रखा है, उनके लिए संपूर्ण है, कंप्लीट करेंगे। यहाँ मेंटरशिप होगा, यानी कि एक टीचर आपको हमेशा आपको अवेलेबल होगा वर्किंग आवर्स में, वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा, इवोल्यूशन दिया जाएगा। कंप्लीट जानकारी के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करिए, ठीक। और अभी से आप मेंस के लिए लग जाइए। अभी ये मत सोचिए कि मेंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होगा, नहीं भैया, प्रीलिम्स हुआ, मेंस कहानी खत्म। पास नहीं होंगे अगर आप पहले मेंस नहीं तैयार करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा मेंस पे ध्यान देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये छठा दिन था, क्या था, डे 6, ठीक है, किसका, संकल्प सीरीज का, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।